E20 E20। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि ये अभी तक आपने E20 क्या एक खेल है। अभी तक आपने T20 देखा होगा, 50 ओवर का मैच देखा, वनडे देखा होगा आपने, और 5 डे मैचेस तो आपने देखा ही देखे हैं। और अब एक और मैच शुरू होने जा रहा है, 10-10 गली का मैच भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात ये हो गई है कि एक और नया खेल हो गया है E20। अब बाकी खेलों के बीच में ये E20 का खेल बड़ा रोचक हो चला है। सरकार का दावा है कि इससे जो इंपोर्ट हम करते हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है, हम अपना 90% तक जो एनर्जी है वो विदेशों से आयात करते हैं और इस पर हमको अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है, जिसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है सरकार को। ये और दूसरी चीज़ है कि पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है, प्रदूषण काफ़ी फैलता है। इन सब से बचाव के लिए सरकार ने E20 का इस्तेमाल किया, यानी कि इसमें 20% एथेनॉल मिलाया। लेकिन इसकी ना तो जानकारी किसी को दी और ना ही इसके दुष्परिणामों के विषय में किसी को बताया। और अब धीरे धीरे ये बात निकल कर के सामने आ रही है कि E20 के दुष्प्रभाव सामने दिखाई दे रहे हैं, दिखाई इस तरीके से दे रहे हैं। और अब मंत्री भी मानने लगे हैं, नितिन गडकरी भी मान रहे हैं और हरदीप पुरी भी मान रहे हैं कि जी हाँ, कुछ कमियां तो हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कुछ कमियां आपने पहले क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताया कि इससे माइलेज कम हो रहा है, कम हो सकता है। लोग तो ये बता रहे हैं और जो गैराज के मालिक हैं, गैराज जो देख रहे हैं, वो तो बताते हैं कि इसमें कम से कम 30% तक दिक्कतें हो रही हैं, माइलेज कम हो रहा है। हालांकि हरदीप पुरी का मानना है कि इसमें मात्र 6% तक का माइलेज कम हो रहा है और नितिन गडकरी ने भी माना कि हाँ, कुछ माइलेज कम हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार का ये मानना है कि चूंकि ये इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से हमें 20% कम पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है कि इससे हमारे पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है, क्योंकि कम पेट्रोल चलेगा तो फिर कम प्रदूषण होगा और पर्यावरण हमारा अच्छा रहेगा। तीसरी बात यह कि सरकार का मानना है कि हम इसका जो पैसा है, ये जो पैसा बचता है, वो पैसा किसानों के फायदे के लिए आ रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर इसको लेकर के पूरे देश में हाय तौबा मच चली है। तमाम गाड़ी जो रखने वाले हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी आंदोलन कर रही हैं कि इसके दुष्परिणामों के बारे में क्यों नहीं बताया गया। जो गैराज मालिक हैं उनका कहना है कि इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक तो इसमें माइलेज कम से कम 30% तक कम होता जा रहा है। दूसरे जो रबर के और जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो बहुत जल्दी गल और सड़ रहे हैं। तमाम दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं। इसको लेकर के अब आंदोलन भी शुरू हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि E20 क्या एक खेल है, और अगर ये खेल था तो पहले क्यों नहीं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दें कि कहा यह जा रहा है कि नितिन गडकरी जिस समय ये शुरू हुआ E20, उससे पहले ही नितिन गडकरी के बेटों ने अपनी 2 कंपनियां शुरू कर दी और उन्होंने एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। तो पूरे देश का जो एथेनॉल सप्लाई होता है वो उनके बेटे सप्लाई कर रहे हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने इस बीच करोड़ों रुपए अकूत संपत्ति इकट्ठा कर लिए। क्या है पूरा मामला, क्यों है लोग नाराज, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यही है हमारा आज मुद्दे की बात। हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है कुछ ये जो हमारे खास लोग हैं उन लोगों ने क्या कहा है, जरा ये सुन लेते हैं। वर्ल्ड की बड़ी कार निर्माता है, खासकर ऑडी, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज या MG, इन लोगों ने क्यों कहा है कि 2023 की पहले की बनी हुई मॉडलों में आप E20 का इस्तेमाल ना करें या ध्यान से करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लिच है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप E20 ले रहे हैं या E30 दे रहे हैं।
विश्व में कई देशों में ऐसा काम होता रहा है। सवाल इस बात का है, क्या आपने अपने नागरिकों को पहले से बताया था या ऑप्शन दिया था कि आप E20 भी देना है? आपने कुछ नहीं किया, आपने एक फोर्सफुल डिसीजन किया और ये देश यही पूछ रहा है कि फोर्सफुल डिसीजन किसके कहने पे हो रहा है, कौन इस पर फ़ायदा उठा रहा है? क्या वाकई भारत सरकार को अगर फ़ायदा हो रहा है तो हम लोगों को, आम नागरिकों को तेल के दामों में राहत क्यों नहीं मिल रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये डोमेन कॉन्फ्लिक्ट कितना चलता है। अब ये पेट्रोल डीजल का पूरा मामला कहाँ आता है, कौन सा डिपार्टमेंट? पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप जी को बोलते सुनते नहीं है, नितिन जी इस पर बोल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ मीडिया के कुछ साथी भी अचानक अभी सक्रिय हो गए। मैं बीते दिनों डीलर्स एसोसिएशन को सुन रहा था, जो कि एक स्टेक होल्डर है, मैकेनिक्स को सुन रहा था। मतलब सब गलत है, सब एंटी नेशनल है, क्योंकि वो E20 को लेकर के अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। कितनी वैज्ञानिक स्टडी करवा ली आपने, या सिर्फ टेलीविजन स्टूडियोज के माध्यम से बात होगी? मतलब पूरे के पूरी व्यवस्था को आपने इतना पंगु बना के रख दिया और खेद कोई नहीं। ये चिंता का विषय। ह्या देशामध्ये बळजबरीने ज्या प्रकारे इथेनॉल मिक्स केलेलं पेट्रोल लोकांना देण्यात येत आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करत आहोत। पहिली गोष्ट मी सगळ्यांना हे क्लिअर करून देतो, आम्ही इथेनॉल मिक्स पेट्रोलच्या विरोधात नाही आहोत। आम्ही हे इथेनॉल मिक्स पेट्रोल बळजबरीने देण्यात येत आहे त्याच्या विरोधात आहोत आणि आमची मागणी आहे की हे जे इथेनॉल मिक्स पेट्रोल जे तुम्ही देशात लोकांना देण्याचा प्रयत्न करताय, याला फेज आउट मॅनरनी देण्यात यावं। याला प्रत्येक E10, E5, E20 किंवा E50 किंवा E100 जरी तुम्हाला करायचं असेल तर आमचा त्याच्यात विरोध नाही आहे, पण याला फेज आउट मॅनरमध्ये करण्यात यावं ही आमची पहिली मागणी। जी हाँ, सारा विपक्ष उमड़ा पड़ा हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष का साथ दे रहा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां भी कह रही हैं कि भाई इसमें दिक्कत है, और जैसा कि अभी आपने सुना वो कह रहे हैं कि जो वैगनार है या मर्सिडीज है, दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं वो सब कह रही हैं कि ये आपके जो इंजन है उसके लिए घातक हो सकता है, और ख़ासकर जो 2023 से पहले की बनी गाड़ियां हैं उनके लिए तो बहुत घातक हो सकता है। तो हालांकि ये अच्छी बात है कि 2025 के बाद की जो गाड़ियां बन रही हैं वो E20 के हिसाब से बन रही हैं, यानी कि अब ये जो एथेनॉल जो इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर इंजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक की चीज़ें या रबर की चीज़ें, उन पर भी वो असर उतना नहीं डालेगा, क्योंकि उन गाड़ियों को उसी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। लेकिन 2023 के पहले की जो गाड़ियां हैं उन पर ये काफ़ी बुरा असर डाल रहा है, और इसको लेकर के खुद सरकार के जो लोग ही हैं वो भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगातार खड़े रहे हैं, सरकार के साथ में खड़े रहे हैं, वो जो यूट्यूबर हैं उसने भी एक बड़ा लंबा एक अपना वीडियो बनाया और इसको लेकर के पेट्रोल पंप पर जा कर के अपनी गाड़ी को दिखाया। हालांकि बाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और बताया गया कि इन्होंने गलत दिखाया था, उनकी गाड़ी में पानी पहले से पड़ा हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के अब उठा पटक चल रही है। एक और जहां जो कंज्यूमर हैं वो इस पर आरोप लगा रहे हैं, व्हाट्सएप मालिक हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई दिक्कतें हैं, गाड़ियां हमारे पास लगातार आ रही हैं। मैकेनिक भी बता रहे हैं कि हाँ दिक्कतें हैं, इसको लेकर के गाड़ियां आ रही हैं। और जो गाड़ियों के जो रख रखाव करने वाले हैं, वर्कशॉप हैं, मैनेजर हैं, वो सब भी बता रहे हैं कि दिक्कतें, लेकिन सरकार का मानना है कि नहीं, ऐसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि अब सरकार ने मान लिया, यानी कि अब नितिन गडकरी ने मान लिया है और हरदीप पुरी ने भी मान लिया है कि इसमें माइलेज की कमी हो सकती है। 2 से 5% की 6% तक की माइलेज में कमी आ सकती है। लेकिन जो गैराज मालिक हैं उनका कहना है कि इसमें कम से कम 30% तक माइलेज की कमी आ सकती है। 5 से 30% तक माइलेज की कमी हो सकती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, आखिर सच्चाई क्या है। दूसरी ओर हम फिर आपको बता दें कि बड़ा मुद्दा ये भी बना हुआ है कि आखिर नितिन गडकरी के बेटे ही क्यों एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है।
ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हम ज़रा उनसे आपसे तारुफ करवा देते हैं। जी, तो और अच्छी बात है कि हमने आज के मेहमान में कुछ खास लोगों को भी बुलाया है, वो भी हम आपको बता दें। अनिल गोयल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। नितेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है नितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ में रत्ना पांडे जुड़ चुकी है। रत्ना जी आपका भी बहुत खैर मकदम है। और अली सरर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी एडिटर हैं दिल्ली के, आपका भी बहुत स्वागत है। भाई हम रुक करेंगे, हमने कुछ और मेहमानों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश की है और आपसे कुछ देर बाद वो हमारे साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि उनसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो वर्कशॉप के मालिक हैं या जो हम कह सकते हैं कि शोरूम के जो मैनेजर हैं, वो हमें बताएंगे कि वाकई में जो गाड़ियां आ रही हैं उसको लेकर के ये जो दिक्कतें हैं लोगों को, क्या वाकई ये दिक्कतें रियल में हैं या ये एक फैब्रिकेटेड है, विपक्ष का बनाया हुआ एक नैरेटिव है, ये एक देखना पड़ेगा। डिप्टी हम सबसे पहले जरा अली के पास चलते हैं। अली बताइए, दिल्ली में क्या चल रहा है? क्या लग रहा है कि शोरूम के आगे गाड़ियां हैं और वर्कशॉप में भी गाड़ियां आ रही, क्या दिक्कतें चल रही हैं? देखिए प्रदीप जी, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में काफी ऐसे वर्कशॉप हैं जहां आज की खबर यानी हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की। ज्यादातर जो गैराज मालिक है उनका ये कहना है कि ज्यादातर जो कारें आ रही हैं उनके पास, वो इसी बात को लेकर आ रही हैं कि इथेनॉल जब से हम पेट्रोल अपने वाहन में पड़वा रहे हैं, जब से एवरेज कम हुआ है, साथ के साथ उनके वाहन में भी झटके लेने की समस्या आई है, यानी कि पिकअप छूटने की समस्या आई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और ये समस्या लगभग तमाम वाहनों में आ रही है। जो 2020 से या 22 के तमाम जो वाहन हैं, चाहे वो पेट्रोल के बड़े वाहन हो या छोटे वाहन हो, तो इस तरह की समस्या लगातार दिल्ली एनसीआर के अधिकतर शहरों में देखी जा रही है। बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली के भी तमाम क्षेत्र, इसके साथ साथ गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम के भी काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर गैराज मालिकों के पास लगातार इस तरह के वाहन आ रहे हैं जिनमें ये समस्या पाई जा रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये एजेंडा है सरकार को बदनाम करने का, इथेनॉल से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो लोग समस्या का बनाकर सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, माननीय नितिन गडकरी जिसे लगातार अनुरोध कर रहे हैं अपने लिखित रूप में, तो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और इस बात का प्रमाण भी, वीडियो भी आज की खबर के पास मौजूद है, जिससे साफ जाहिर है कि गैराजों पर काफी वाहन खड़े हुए हैं जिनमें इथेनॉल की वजह से समस्या आई है। ठीक है, गैराज में काफी वाहन खड़े हैं, आपका जो लास्ट सेंटेंस है बहुत ही मौजूद है इस तरह से कि गैराज में काफी वाहन खड़े हैं जिनमें E20 की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं। अनिल गोयल जी का रुख करेंगे। अनिल गोयल जी, आपने सुना अली जी बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में तमाम वाहन खड़े हैं और जिनमें E20 की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों विपक्ष का ये मानना है कि क्यों सरकार ने पहले से आगाह नहीं किया और अचानक से ये थोप दिया गया, और ये जो सारी दिक्कतें आ रही हैं इसको लेकर के अब आपका पक्ष क्या है? अनिल गोयल जी। प्रदीप जी, पहली बात तो ये है कि 2023-24 में ही सरकार ने गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को आगाह कर दिया था कि अब वो गाड़ी बननी चाहिए जो निश्चित तौर पर E20 पर चल सके, एंथोल के 20% तक चल सके। तो कंपनियों को पहले बता दिया गया था, कंपनियों ने इस बात के लिए उस हिसाब से गाड़ियां बनाई। हाँ, इनसे पहले की जो गाड़ियां बनाई हुई हैं उसमें कुछ समस्या आ सकती है, और बड़ा माननीय गडकरी जी स्पष्ट कहा कि कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप निश्चित तौर पर कंपनी से बात करो, वहां समस्या हल नहीं होती तो मैं बैठा हूं। एक भी केस ऐसा नहीं आया है जिस केस को हम ये कह सकें कि इससे गाड़ियों में कोई दिक्कत आ रही है। अफवाहों से काम नहीं चलता, निश्चित तौर पर सच्चाई से काम चलता है, और सरकार इस बात पर पूरी तरीके से कंट्रोल है, ये बात सरकार में, और पूरी तरह सरकार जागरूक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, E20 से हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है,
किसानों के गन्ने के उत्पादन और अन्य उत्पादनों से जब ई-20 मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आर्थिक मदद हो रही है। विदेशी मुद्रा जो हमारी जा रही है, विदेशी मुद्रा के अंदर कटौती हो रही है। आज के वैश्विक युद्ध में जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर युद्ध मचा हुआ है, उसका कोई ना कोई विकल्प सरकार को देना है। जैसे सरकार ने विकल्प दिए, सौर ऊर्जा के रूप में उन्होंने विकल्प दिया, एंथॉल के रूप में विकल्प दिया, एलईडी बल्ब के रूप में विकल्प दिया। आज संसाधनों को, आज सरकार को विकल्प देने हैं। सीएनजी का विकल्प दिया, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विकल्प दिया। तो सही मायनों में आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति पे हमें विकल्पों पर विचार भी करना पड़ेगा, विकल्प देने भी पड़ेंगे। और हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बिल्कुल हमको अपने को आत्मनिर्भर बनाने हैं, तो हर विकल्प पर विचार करके और उसको उसका निरीक्षण करके हमें उस पर आज जाना है। ठीक तो है निश्चित अनिल गोयल जी, तौर पर ठीक है, हमको आत्मनिर्भर बनाना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, इंपोर्ट कम करना है और पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण कम करना है। इन सब बातों से हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आम लोगों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई, थोप दिया गया। ये मामला सिर्फ थोपा गया और जानकारी नहीं दी गई। जानकारी के अभाव में लोग लगातार उस गाड़ियों को चलाते रहे। आपने गाड़ियों को कहा, लेकिन गाड़ियों ने क्या उसका इस्तेमाल किया कि नहीं किया, आपके जो आदेश थे उसके कितना पालन किया कि नहीं किया, ये भी बड़ा मौजूद सवाल है। दोबारा से आपके पास में आएंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी हम आपका तारुफ करवा देते हैं। मोहम्मद यासिर साहब जुड़ चुके हैं, वर्कशॉप ओनर है, बहुत स्वागत है मोहम्मद यासिर साहब। और विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, वो विजय उपाध्याय शोरूम के मैनेजर हैं। आपका भी बहुत स्वागत है विजय उपाध्याय जी। विजय जी, आप ही का रुख करेंगे। आप बताइए, आप शोरूम मैनेजर हैं, कितनी गाड़ियां आ रही हैं आपके पास में और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उन गाड़ियों में? विजय उपाध्याय जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है कि विजय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अगर आपको विजय जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपना जवाब दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम दोबारा से कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की। मोहम्मद यासिर साहब के पास चलते हैं। मोहम्मद यासिर साहब, आप बताइए कि आप तो वर्कशॉप मालिक हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? ऐसा है सर, पहले तो मैं बता दूं कि मैं बुलंदशहर में एक छोटा सा वर्कशॉप चलाता हूं जो एमयू मोटर के नाम से रजिस्टर्ड है। मेरी वर्कशॉप में करीब करीब डेली 2 से 3 वाहन पूरे एनसीआर में से दूर दूर से आते हैं, जो बाहर से आते हैं। और देखा यह जाता है कि जब से एथेनॉल 20% मिक्स होकर आ रहा है, तब से उसके अंदर फ्यूल पंप खराब होना, गाड़ी में रस्टिंग लगनी इंजन के अंदर, ठीक है, इस टाइप की दिक्कतें कस्टमर को कंज्यूम करनी पड़ रही है। प्लस हम लोग देखते हैं कि कुछ गाड़ियों में पेट्रोल अभी भरवा के लाए, कस्टमर बोलता है कि जब 1000 रुपए का पेट्रोल अभी भरा के लाया, जब से मैंने पेट्रोल डलाया तब से मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। हमारे गैराज में आती है, हम उसकी टैंक वगैरह, फ्यूल टैंक वगैरह निकाल कर देखते हैं तो पता लगता है कि उसके अंदर जो है 5 लीटर के करीब पानी निकल रहा है। अच्छा। और हमें रातों को जाकर उन पेट्रोलों को निकाल कर फेंक कर फिर दोबारा पेट्रोल उसमें डालना पड़ रहा है। जो गाड़ियां निखालिस पेट्रोल पे चल रही हैं उनमें ज्यादा नुकसान है बशर्ते के सीएनजी वाले वाहन पे, क्योंकि सीएनजी वाला वाहन जो है वो सीएनजी पे ज्यादा रनअप करता है। नहीं, सीएनजी से कोई दिक्कत नहीं ना, पेट्रोल पे ही दिक्कत है। आप ये बताइए, स्पेसिफिकली बताइए कि क्या क्या दिक्कतें हैं। एक तो इंजन पर दिक्कत आ रही है, इंजन में रस्टिंग हो रही है, दूसरा पानी और माइलेज बहुत करीब 60 से 70% तक डाउन है माइलेज। 60 से 70% तक माइलेज डाउन है, बड़ा दावा कर रहे हैं 70% तक माइलेज जी। अच्छा ये बताइए, क्या जी ये जो फ्यूल पंप हैं और जो इंजेक्टर हैं, क्या इन पर भी कोई इंपैक्ट आ रहा है? हाँ, जो ऐसा है 2023 के पहले वाली गाड़ियां हैं जितनी भी, उनके अंदर उनके फ्यूल पंप और उनके जो इंजेक्टर्स हैं उनमें ब्लॉकेज होने की शिकायत बहुत ज्यादा है, फ्यूल पंप जाम होने की शिकायत जी। एक और उन गाड़ियों में कोल्ड स्टार्टिंग में भी दिक्कत है, जो ठंडी की स्टार्टिंग होती है सुबह की, उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक और चीज आपसे समझने चाहेंगे
कि क्या ये जो रबर के और प्लास्टिक के सामान लगे होते हैं गाड़ी में, क्या उनके जल्दी गलने और सड़ने की भी खबरें हैं कुछ? क्या वो कहां तक सच्चाई, उसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा सर, जो जिन गाड़ियों में पेट्रोल में प्लास्टिक वाला पाइप आता है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके अंदर रबड़ वाले पाइप आए हैं उन्हें फोड़ने की और चटकने की और फटने की, ये तीनों शिकायतें उसके अंदर प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा अगर और कोई समस्या आप बता पाए? और इसके अलावा समस्या है कि एक तो भाई इसके देखो नुकसान ही नहीं है, इसका बेनिफिट भी है, जैसे पॉल्यूशन कम करता है। नहीं वो तो पता है भाई, 20% फ्यूल कम लगेगा इसका मतलब है पॉल्यूशन कम होगा, इस बात में कोई शक नहीं है ना। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण कम होगा, ये बात तो ठीक है, और सरकार को भी फायदा होगा, वो तो सब ठीक है। अब ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। विजय उपाध्याय जी का रुख करेंगे। विजय उपाध्याय जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो क्या कहेंगे आप E20 को लेकर के? विजय उपाध्याय जी, मेरे पास जितने भी E20 फ्यूल के केसेस हैं, कस्टमर ने अभी ऐसा कोई शिकायत मेरे पास नहीं है। एक आध कस्टमर ने ये बोला है कि साहब एवरेज पहले 20 का आ रहा था, अब 19 हो गई है, 18 हो गई, पर मेजर ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई है। बस आपके समय जो समस्या आई है वो है कि जी बेसिकली जो ये 20% जो एथेनॉल मिश्रण से, वैसे तो एग्रीकल्चर और ये पोल्यूशन नॉर्म्स वाला कंट्रोल है, पर ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। मतलब गाड़ी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली जैसे मारुति की गाड़ियां तो ज्यादातर सीएनजी वाली गाड़ी हैं। नहीं पर मे भी जैसे हम लोग सीएनजी गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं विजय उपाध्याय जी, हम लोग सीएनजी गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, एथेनॉल E20 की बात कर रहे हैं। क्या जो E20 की गाड़ियां हैं उसमें जी मेरे पास ऐसा अभी वर्कशॉप में सर्विस जीएम हूँ, मेरे पास ऐसा कोई भी केसेस नहीं आया तो इससे रिलेटेड कोई समस्या किसी कस्टमर ने रिपोर्ट की। मतलब आपके हिसाब से सारी गाड़ियां सही चल रही हैं, E20 से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? हमारे वर्कशॉप की जितनी गाड़ी है ठीक है सर। नहीं ठीक है, मतलब आपके पास अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं आई है, नहीं। माइलेज की कमी की भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपके पास? नहीं सर, कोई कंप्लेंट ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें फ्यूल से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताई। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर, ये तो अच्छी बात है। विजय जी, कहाँ पर है आपका, वैसे हम अगर समझना चाहें तो आपका शोरूम कहाँ पर है? मैं सेक्टर 63 में मोटर क्राफ्ट में सर्विस जीएम हूं। अब कितनी गाड़ियां आती हैं आपके पास में, कितनी गाड़ियां चेक करते हैं आप? सर मेरे पास मंथली लोड है 750 का लोड है जी। और 750, ये अच्छी बात आप बता रहे हैं। 750 गाड़ियों में किसी भी ने भी आपसे कंप्लेंट नहीं किया है? नहीं सर, मेरे पास कोई भी एवरेज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं। चल, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप तो, ये अच्छा है भाई कि कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। हाँ बताइए कुछ, सरर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए प्रदीप जी, जितने भी दिल्ली एनसीआर में कार गैराज मालिक हैं या जो शोरूम में विक्रेता हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ कैमरा हमें बताया कि देखिए सरकार कार्रवाई कर देगी, सरकार मुकदमा लिख देगी, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन अन्यथा समस्या है, ये बात खुद कबूली है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने जहां एक तरफ ये कहा है कि 2 लाख करोड़ का फायदा हुआ है इस इथेनॉल की वजह से, तो लोगों का ये भी सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिरकार फिर पेट्रोल की कीमत क्यों कम नहीं हो रही है। ये सवाल लोगों के बीच है। मैं खुद कार चलाता हूँ, आप खुद कार चलाते हैं, और जो भी मेरे कार में पैनल पे बैठे हैं हमारे गेस्ट, वो भी सब कार से ही वाहन करते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या आई है, लेकिन उस समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय जो जिस तरह की बातें चल रही है उसको लेकर लोग डरे हुए हैं, अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से ये सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन सच्चाई यही है, दिल्ली एनसीआर के किसी भी अली जी, क्या आपको लगता है विजय उपाध्याय जी इसी बात के शिकार है? ठीक है अली सर जी, क्या आपको लगता है कि विजय उपाध्याय जी इसीलिए डरे हुए हैं क्या? वो तो सच्चाई बता रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर।
लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी समस्या में आ जाएं, क्योंकि विजय 2020 ठीक से है, नीचे ये तमाम जितनी आपका NCR में आपके से सवाल का हजारों जवाब वाहन हैं। विजय उपाध्याय जी से ले। विजय उपाध्याय जी, अली जी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग डरे हुए कि कहीं सरकार कार्रवाई न कर दे, इसलिए आप सच्चाई नहीं बता रहे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भाई रिपोर्टिंग कंप्लेंट तो हमारी फ्यूल एवरेज से रिलेटेड कोई है नहीं सर, फ्यूल पर। चलिए ठीक है, कोई शिकायत नहीं है। ना किसी का फ्यूल पंप खराब हो रहा है, ना इंजेक्टर खराब हो रहा है, और ना ही किसी का माइलेज कम हो रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारी गाड़ियां शानदार चल रही हैं। यही बयान है ना आपका विजय उपाध्याय जी, यही कहना चाह रहे हैं अपना? चलिए ठीक है डॉक्टर रत्ना पांडे, आपने सुना भाई कि एक तरफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग पूरा देश में नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन विजय उपाध्याय जी तो कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, 750 गाड़ियां वो देखते हैं पर डे, और किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं किया है। जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं कहना चाहूंगी कि विजय भाई का चश्मा उसी दुकान से है जहां गडकरी और हरदीप सिंह पुरी जाते हैं। तो चश्मा ही एक दुकान का है तो नजारे एक ही जैसे दिखेंगे। खैर, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि E20 पेट्रोल नहीं है, 100% जनता को प्रयोगशाला बना दिया गया है। अगर ये लाना था, एथेनॉल सरकार को लाना था, तो जनता स्टेक होल्डर पूछने की जरूरत होनी चाहिए थी। वैसे तो ये परंपरा आदरणीय मोदी जी 12 साल पहले खत्म कर चुके हैं। कृषि के काले कानून आए, स्टेक होल्डर यानी किसानों से कोई बात नहीं की गई। यूसीसी आया, शिक्षा के जुड़े लोगों से कुछ नहीं पूछा गया। एजुकेशन पॉलिसी आई, छात्रों और शिक्षकों से नहीं पूछा, और अब एथेनॉल आया तो किसी से कोई कहीं चर्चा नहीं की गई। एथेनॉल तो खराब करेगा, क्योंकि हमारी जो इंजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2023 के पहले वाला एथेनॉल के लिए नहीं है। वो E20, अब ये घुमा घुमा के कह रहे हैं बार बार F1 इंजन रेस दे रहा है, F1 इंजन E10 को रेस दे रहा है। E20 के लिए नहीं है F1 इंजन अभी भी। E20 बनाने की जरूरत क्या है? और अभी बीजेपी के हैं भाई साहब बता रहे थे कि किसानों का फायदा हो रहा है, तो मैं स्पष्ट रूप से ऑन रिकॉर्ड बता दूं, नीति आयोग ने कहा है कि FCI को 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फोर्टिफाइड चावल बेचा जा रहा है उसके कारण 44 रुपए प्रति किलो का चावल इथेनॉल बनाने के लिए 23 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहे हैं। उसी का जो नुकसान है वो टैक्स पेयर के पैसे से जाएगा, और बता रहे हैं कि किसानों के हित में फैसला लिया है। ये ऐसे ही गोल मटोल सरकार है। मिलावटखोरी के लिए सजा होती थी, अब मिलावटखोर मंत्री बने बैठे, यही न्यू इंडिया है। अब बताती हूँ इससे हमें क्या हो रहा है। मेरी गाड़ी में इथेनॉल डालने से, जो आपने कहा कि पेट्रोल कम लगेगा, नहीं, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। 1 लीटर में 15 किलोमीटर का माइलेज आता था, अगर आज 12 का आ रहा है, तो मेरा पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ेगा पर मंथ। मेरी इस महंगाई में मेरी जेब पर और अतिरिक्त भार डाल दिया गडकरी जी ने, और सड़क के गड्ढे उन्हें कौन निपटेगा? गाड़ी तो मेरी बैठ गई। और रही बात डर दिखाने की, तो जब मनीष जी, सौरभ जोशी जी, इनको बिठा के लिखवाया और बुलवाया जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कहीं कुछ नहीं हो रहा। आंख पे पट्टी बांध ले भारत, और कहीं कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत अच्छा है E20, बगल में E0, 100% पेट्रोल दे दो, मुझे राइट टू रिजेक्ट तो दो जी, मेरे संवैधानिक अधिकार राइट टू रिजेक्ट। मैं अपनी मंशा से अरे भाई E20 को छोड़ के E0 खरीदूंगी। ठीक है रत्ना पांडे जी, लेकिन सवाल ये ना कि देश के सामने दिक्कत है, हम पूरा जो एनर्जी है वो बाहर विदेशों से आयात करते हैं, और अभी आप देख रहे हैं। एक लाइन मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूंगी। जल्दी से अपनी बात। 1975 में ब्राजील के सामने ऑयल क्राइसिस आया था जी। ब्राजील ने इथेनॉल नेशनल अल्कोहल पॉलिसी बनाई और इथेनॉल पेट्रोल बनाना शुरू किया, लेकिन 1975 से 2003 तक सिर्फ उसने 2%, 5% करके इथेनॉल मिलाया, और 2003 में जब उसने फ्यूल फ्लैक्स वाहन बना लिए तब E20 कंपल्सरी किया। पहले फ्यूल फ्लैक्स, ठीक है, लेकिन इसके फायदे भी, इसके फायदे भी देखिए ना, फायदे तमाम है भाई। पर्यावरण पर प्रदूषण की मार नहीं पड़ रही है, पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, और सरकार को ज्यादा डॉलर खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, तमाम चीजें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। नितेंद्र जी आपकी ठीक है, आएंगे आपके पास, आपके पास दोबारा से आएंगे। नितेंद्र यादव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे?
जी धन्यवाद प्रदीप जी। काफी देर से मैंने सारे पैनलिस्टों को सुना। सबने विजय गोयल जी से लेकर के विजय उपाध्याय तक सबने इतने फायदे बता दिए, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 1 लीटर दूध जी 50 रुपए का मिलता है, 40 ग्राम उसमें प्रोटीन मिलता है। जी अब आप 1 लीटर दूध की जगह 800 ग्राम दूध देंगे, 200 ग्राम पानी मिला देंगे, तो निश्चित है कि 8 ग्राम उसमें से कम हो जाएगा प्रोटीन। शरीर में बताएंगे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है? और दूध का रेट वही रहेगा, पानी का रेट दूध के रेट पे बिकेगा। एथेनॉल की कीमत क्या है? 20% मिलाया जाता है, नहीं 800 ml का पेट्रोल और 200 ml हमारा एथेनॉल, दोनों मिक्स होने के बाद सही कह रही थी रत्ना जी कि पेट्रोल का माइलेज मिलेगा, एथेनॉल का माइलेज थोड़ी ना मिलेगा, तो माइलेज तो स्वाभाविक है कम हो जाएगा। अब विजय उपाध्याय जी के पास ये कंप्लेंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनके ये शोरूम में बैठे हैं और इनके यहाँ जो गाड़ियां आती हैं वो 3 साल की गारंटी वाली गाड़ियां आती हैं सर्विस के लिए। 3 साल के बाद जब उसका गारंटी सर्विस फ्री सर्विस टाइम समाप्त हो जाता है तो प्राइवेट के वर्कशॉप में जाती हैं, वो यासिर भाई के पास जाएंगे, वो सरार भाई के पास जाएंगे। ये समस्या है, तो इनके पास कंप्लेंट क्यों आएगी? और अभी तो नई गाड़ियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा माइलेज वाइलेज कैलकुलेट ये लोग बता देते हैं कि वो आप एसी ज्यादा चलाते होंगे, बड़े टाइम चलता रहता है, इसलिए वो माइलेज काउंट नहीं हो पाता है शहरों में। वो आप शहर के अंदर चलते हैं, जाम में फंसे रहते हैं, इसलिए माइलेज की समस्या नहीं। अरे माइलेज की समस्या भी आ रही है और इंजन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो इंजन में आज अगर आप हमारे शरीर में 8 ग्राम प्रोटीन कम देंगे तो तत्काल हम बीमार नहीं हो जाएंगे। हाँ। उससे हमारे शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आएगी। एक साल बाद पता चलेगा कि आप कम प्रोटीन ले रहे थे, इसकी वजह से आपको कमजोरी आई है। तो ये जो जिस तरीके के लोग उदाहरण लेकर के आ रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि और उनकी समझ को सलाम है। सरकार की इतनी भी चमचागिरी नहीं करनी चाहिए जिससे आपका स्वयं का और आपके देश का स्वास्थ्य खराब हो जाए। ये देश का स्वास्थ्य। और सही अभी रत्ना जी कह रही थी कि अगर किसी देश ने ऐसी पॉलिसी बनाई तो वो टाइम देता है कि आज भाई हमने ये व्यवस्था है कि देश के अंदर पेट्रोल, और साथ में आपने उसका मुआवजा दिया क्या? उनकी गाड़ियां 2023 के पहले की हैं, अब उनके इंजन भी खराब हो जाएंगे, उनको माइलेज भी कम मिलेगा। तो क्या सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि आप E20 पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो आपको हम पेट्रोल में रिबेट दे देंगे, आपको कुछ सस्ता करके दे देंगे, आपकी गाड़ी का कंपनसेशन कुछ दे देंगे, कुछ कंपनसेशन की व्यवस्था की है। ठीक है नितेंद्र यादव जी, ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास। आपकी बात हो गई जी, आ रहा आएंगे जरा अनिल गोयल जी के पास। अनिल गोयल जी सवाल, हाँ आप ही के पास आ रहा हूँ, सारे सवाल लेकर के आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने सारे लोगों को सुना, 2-3 बहुत मौजूद सवाल है। सवाल ये है कि ये बात तो ठीक है कि अगर 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है, तो गाड़ी तो 80% पर ही चलेगी, माइलेज तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब ऑटोमेटिक माइलेज कम हो जाएगा तो लोगों को सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए कमाए, आपने कहा किसानों को फायदा हुआ, किसानों को कैसे फायदा हुआ जरा ये भी समझा दीजिए लोगों को। अनिल गोयल जी। प्रदीप जी, सबसे पहले तो हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जी, मैं उनका कड़े शब्दों में उस बयान का विरोध करता हूं कि इन्होंने कहा कि चमचागिरी मत करो। सही बात कहना भी चमचागिरी है क्या? या इनकी बात में बात मिलाना ही सही बात है क्या? जी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो डीलर बैठे हैं, जो वर्कशॉप वाले बैठे हैं, वो अगर सही बात कह रहे हैं तो उन पर इस तरह का राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक बात। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाओ, बीजेपी कांग्रेस हमारे आपस में लगे, बिल्कुल ठीक लेकिन बात। आप एक आपकी व्यापारियों बात को में इस तरीके सहमत से हूं चेंज करेंगे, नितिन जी, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। अनिल जी आपकी तो बात है 100% सहमत हूँ, लेकिन अब आगे बढ़ जाते हैं। आप जरा ये समझा दीजिए कि किसानों को फायदा कैसे हो रहा है और कंज्यूमर का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आपने क्यों आगाह नहीं किया? जी प्रदीप जी, अब आप एक बताओ, एंथोल गन्ने से बनता है, चमचागिरी वाला शब्द गन्ना किसान उत्पादन करता है। अच्छा, अच्छी बात है। सुनिए अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी एक मिनट सुन लीजिए। एक अलग मार्केट मिलेगा। अनिल गोयल जी एक मिनट सुन लीजिए। अनिल जी एक बात सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे जो नितेंद्र यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने चमचागिरी वाला शब्द वापस ले लिया है आपके कहने के बाद। ये एक अच्छी बात है। अब अपनी बात रख सकते हैं अनिल गोयल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दूसरी प्रदीप जी, मैं आपको और बात बताऊं जी,
मैं निश्चित तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरी अपनी भी वर्कशॉप है, मेरा अपना शोरूम है और मेरे लगभग 700 गाड़ी रोज मेरे पास रिपेयर के लिए आती हैं। जी। एक गाड़ी में भी शिकायत नहीं है। लगभग 100 गाड़ी रोज मेरी सेल होती है, कहीं गाड़ी भी सेल होती है और मेरे वर्कशॉप में आती है, किसी में एक में शिकायत नहीं है। मैं बिजनेसमैन के रूप में भी ये बात दावे के साथ अच्छा कह ठीक है रहा अनिल हूं और गोयल जी, मेरे इस दावे आप एज ए बिजनेसमैन यहीं पर रुके रहिए, मैं आपसे बात करा रहे हैं। मोहम्मद यासिर साहब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ जितनी गाड़ियां आती हैं सब में दिक्कत आ रही है। नितिन गोयल जी अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्या है पूरा मामला बताइए। ऐसा है सर कि जब गाड़ियां 3 सर्विस के बाद में 70% गाड़ियां जो हैं वो लोकल गैराज पे जाती हैं जी, और जब लोकल गैराज पे जाती हैं तो लोकल गैराज वालों को ही उसका सामना करना पड़ता है। कंपनी में आदमी कुछ पैसों के लिए खर्चे से बचने के लिए आदमी इसलिए लोकल गैराज पे ज्यादा ध्यान देता है और लोकल गैराज की तरफ अपना रुख करता है, तो लोकल गैराज वालों के सामने ये शिकायतें ज्यादा आएंगी। अनिल जी क्या एक सवाल ये कि क्या आपके यहाँ जितनी गाड़ियां आती थी पहले वो उतनी ही आ रही हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं, मोहम्मद यासिर जी कह रहे हैं कि गाड़ियां अब लोकल गैराज में जाती हैं पैसा बचाने के लिए, और ठीक बात भी है कि हर बार आदमी कंपनी से वो नहीं कराता है। आ रहा हूँ नितिन जी आपके पास आऊँगा। हर बार आदमी कंपनी से वो नहीं अपना कराता है और वो लोकल वर्कशॉप में जाता है। अनिल गोयल जी। प्रदीप जी, उनका अपनी जगह पर कहना ठीक है जी। मैं तो जो मेरी वर्कशॉप में गाड़ी आती हैं लगातार गाड़ी ऐसा नहीं है, लगातार गाड़ियां बढ़ रही हैं। पहले 400-500 आती थी, 600 आती थी, अब लगभग 700 आ रही हैं। मेरी यहाँ कोई भी कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, वो उनके अनुभव के आधार पर वो अपनी बात कह रहे हैं जी। मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, लेकिन मेरा शोरूम कंपनी का इसकी वर्कशॉप है और मेरे पास कोई किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं है। अब अनिल गोयल जी जल्दी जल्दी 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए, आप ही से जवाब चाहिए। जवाब ये कि इससे किसानों को क्या फायदा हुआ, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कंज्यूमर को जो गाड़ी चला रहा है उसको जो दिक्कतें हो रही हैं, आपके यहाँ हो सकता है, लेकिन जो लोकल वर्कशॉप में जा रहे हैं वहाँ जो पता चल रहा है पूरे देश में ये हंगामा कटा हुआ है कि दिक्कतें आ रही, माइलेज कम हो रहा। खुद हरदीप पुरी जी ने माना है और नितिन गडकरी ने भी माना कि माइलेज कम हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, मैं किसानों की बात जो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि गन्ने के उत्पादन से जो एंथोल बनता है तो गन्ने की खपत बढ़ती है, तो उसका लाभ किसानों को मिलता ही मिलता है। कैसे मिलता है? एक बात। दूसरी बात जो नहीं, क्या आपने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया उनको? आपने बताया कि हम आपके गन्ने का जो बचा हुआ है उससे एथेनॉल बना रहे हैं और इसलिए आपको इतना पैसा दे रहे हैं। क्या कोई ऐसी स्कीम चलाई क्या आपने? आ रहा हूं। निश्चित तौर पर प्रदीप जी, निश्चित तौर पर जब किसी चीज की डिमांड होती है तो मार्केट में उसके रेट भी मिलते हैं और उसका लाभ भी मिलता है। आप गन्ने का एक उदाहरण नहीं, मार्केट में मिलता है, मिलता है मार्केट में, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी स्कीम चलाई है? एक आध और सवाल है। रत्ना जी कुछ कहना चाह रही है, रत्ना जी अपनी बात रख लीजिए। आ रहा हूँ नितिन जी, आपके पास भी आता हूँ जी। रत्ना जी। बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ, कम से कम अपने नेताओं को तो सुना करें। कल आधिकारिक रूप से भारत सरकार की तरफ से नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट किया है कि भारत में अभी गन्ने से एथेनॉल नहीं बन रहा, अभी सारा का सारा चावल से बन रहा है। और चावल की, धान की रोपाई की जो ये बात करेंगे, मेरे घर में खेती होती है भाई साहब, जो किसान इनके एथेनॉल के चक्कर में फंसा है वो बार बार अधिक प्रोडक्शन के चक्कर में फास्टेस्ट यूरिया डाल के जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी कर रहा है, जिसके कारण उसकी जमीन खराब हो रही है। और एफसीआई क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कचरा ज्यादा बढ़ गया है तो 44 रुपए प्रति की जगह 23 रुपए प्रति किलो पर बेच रहा है। तो किसान को दोहरा घाटा पहुंचा रही है सरकार, क्योंकि अनप्लान्ड तरीके से खेत ला दिया गया है। अनिल जी बताइए, जवाब टोटली अनप्लान्ड है ये आपका जी। नहीं, मेरा बहन रत्ना से कहना है कि आप सिर्फ ये बताएं कि जो धान का भी है, जो पराली भी है, वो भी तो किसानों का लाभ है। मैं गन्ने और अन्य उत्पादन की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी किसानों का सीधा लाभ है। अब आप इसको इधर से तोड़ मरोड़ के बात करें, उसका तो जवाब किसी के पास नहीं है। निश्चित तौर पर जिस चीज की अधिक डिमांड होगी उस चीज की मार्केट में रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं और उसका लाभ जो उत्पादन करने वाला है उसको उसका सीधा लाभ मिलता है। अब हम अगर तर्कों के आधार पर बहस करेंगे तो वो नहीं होगा। आज निश्चित तौर पर इन सब परिस्थितियों में भारत देश ने जिस तरीके से
कभी किस किसानी करने गए में हैं अपने या को एलजी सामना के शोरूम करते पे अपने को बैठे निकाला है? रहते हैं? कहीं कोई पराली हाहाकार से नहीं लाभ मचा, होता है, सबको पहले पेट्रोल की मिला तरह है, सबको पराली गैस मिली है। पूरी इस फसल के बाद जो विश्व में बचता इस तरह है, की परिस्थितियों के बाद भी, इतनी विकट उसको परिस्थितियों के जलाया बाद जाता भी है, उससे प्रदूषण हमने होता है। निश्चित तौर पर आपने कंट्रोल कभी करा खेती है किसानी करी और नहीं भारत है? में किसी जाइए किस्म की आप अफरा शोरूम पे तफरी नहीं एसी बची लगा है, के बैठ जाइए चाहे वो और तेल का डीजल मामला हो, धूप चाहे से वो गैस का करने मामला हो, चाहे आपके कोई भी पास मामला हो। किसानी नहीं है। और या तो आप मोदी निश्चित सरकार तौर पर किसान पे विपक्ष का इंटरेस्ट यही कर काम सके, है, ना आप विपक्ष कभी नहीं MSP निकाले कितनी तो उसको है, विपक्ष मैं कौन बात कहेगा? करूंगी, तो छोड़ ये के अपनी देना, बात भूमिका करिएगा। निभा रहे हैं विपक्ष की, MSP कितनी कमी है धान निकालना, की? ठीक बात ये को छिपाना बताइए, MSP कितनी और है आप धान ठीक की? बात को छिपाना किसान की बात और कर रहे गलत हैं ना? बात को आगे MSP बढ़ाना, बता दीजिए कितनी गलत मिल बात रही को है? तथ्यों को सिर्फ तोड़ मोड़ कर 2300 पेश रुपए। करना। और ये उसके तो बावजूद ये तो आप कांग्रेस की या बाजार में उसको विपक्षी लेने दलों की तैयार यही नहीं है। भूमिका 23 है, रुपए किलो वो पे अपनी आप भूमिका निभा रहे हैं। 45 चावल तो इसके आप अंदर जो हम राशन कुछ में कर दे नहीं रहे सकते हैं, कि वो अपना राजनीतिक उसके लाभ अंदर उठाने क्या- के लिए जनता को क्वालिटी गुमराह का कर रहे चावल आप हैं, राशन में जनता में लोगों को खिला भ्रम पैदा रहे हैं। करने की उससे कोशिश कर रहे अच्छा हैं, 45 जनता में पैनिक ज्यादा पैदा करने की अच्छा कोशिश कर रहे हैं। elite class का ये चावल विपक्ष अपना आप रोल अदा कर इथेनॉल रहा बना है रहे और हैं। हमारा काम है 4000 कि जनता की लीटर सेवा करना, प्रति किलो जनता की समस्याओं का पेट्रोल समाधान ठीक है, करना ठीक है अनिल और गोयल जी, जनता की ठीक है समस्या डॉक्टर रत्ना समाधान पांडे जी, ठीक है। ऐसे इस तरह की बहस होगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, दोनों लोग बस आग्रह करें कि शांत हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को समझ नहीं आएगा। अपनी अपनी बारी में आप अपना वो रखिएगा, बात रखिएगा। नितिन जी, आप अपनी बात रख लीजिए, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? रत्ना जी की बात को ही मैं आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि बात लगभग वही मिलती जुलती थी। विजय जी जो लगातार अभी तक जो बौद्धिक ज्ञान हम लोगों को दे रहे थे कि इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल गया, क्या किसानों से कोई डायरेक्ट खरीद की क्या गन्ने की ज्यादा पैसे में? पहली चीज तो अभी गन्ने के से एथेनॉल नहीं बन रहा है, सच बात रत्ना जी कह रही थी। और अगर आप गन्ने के किसानों पर बहुत जोर दे रहे हैं तो सरकार ने कोई उनके रेट बढ़ाए हैं क्या? गन्ने के किसानों के क्या उनसे खरीद की? और उनका कितना बकाया पैसा पड़ा है उसका ब्याज तक तो सरकार देने नहीं, एक साल से डेढ़ साल से उनके किसानों के गन्ने के मूल्य बकाया पड़े हैं कि उधार गन्ना सरकार लेती है। एक चीज, दूसरी चीज, बार बार ये कौन सा तर्क दे रहे हैं कि हम कल्याण कर रहे हैं? अरे कल्याण नितिन गडकरी जी का हुआ है, उनकी कंपनी का सियाज एग्रो का शेयर जो 240 रुपए से, जो हम लोगों ने एक साल का 52 वीक का देखा, 240 से लेकर के वो 4400 तक, यानी कि कई हर गुना बढ़ के गया है। तो क्या उसको जो प्रॉफिट किया है वो किसानों को शेयर करेंगे क्या? उसको किसानों को कुछ उसका इंसेंटिव दे देंगे क्या जिससे किसानों को लाभ मिले? वो तो ऐसा कोई योजना लेकर के आए नहीं, सिर्फ बेवजह की बात करके। और दूसरी बात, नितिन यादव जी, आपका सवाल, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं अनिल गोयल जी से। अनिल गोयल जी, लोगों को दिक्कत यही है कि जब ये जी जी प्रदीप जी, एक लाइन और सवाल में हाँ, जोड़ देता हूं। अपनी बात। दूसरा कह रहे हैं कि हम हर बात पर ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष समस्या पैदा करता है, बदनाम करता है, पैनिक करता है। हाँ। हम अगर राम मंदिर में चोरी की बात करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी चोरी को सही मानती है? ठीक है, वो कहते हैं कि हम मुद्दे की बात पर रहेंगे भाई। नितेंद्र जी, हम मुद्दे की बात पर रहेंगे, हम चोरी की बात पर नहीं जाएंगे। हम आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। जी अनिल जी, यहाँ भी चोरी हो रही है कि आप 20% पेट्रोल कम दे रहे हैं और उसके बदले में एथेनॉल दे रहे हैं, ये चोरी तो है। और जनता से पैसा पूरा पेट्रोल का ले रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपका। अनिल जी जवाब, हाँ आप ही से जवाब लेंगे। सवाल ये है कि वो सवाल उठा रहे हैं नितिन जी की, जो नितिन गडकरी की कंपनी है सियारा, उसके दाम, उसके जो वैल्यू है वो 240 रुपए से बढ़कर के 4200 तक हो गई। और उनके बेटों की जो कंपनी है उसमें हजारों करोड़ का इजाफा हो गया। अब नितिन जी क्यों आकर के सामने जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या कहेंगे आप इसको लेकर के अनिल जी? प्रदीप जी, पहली बात तो ये कहूंगा कि मनगढ़ंत आरोप लगाने से अच्छा है सच्चाइयों पर जाया जाए। अगर इनके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ है तो प्रूफ लेकर के बैठे। दूसरी बात, इन्होंने राम मंदिर चोरी में नहीं, पहले इसी पर रुकते हैं। पहले अनिल जी, राम मंदिर का चोरी छोड़ दीजिए, हम इसी पर रुकते हैं, अपने मुद्दे पर रुकते हैं। नितिन जी, आपके पास क्या कोई सबूत है तो आप पेश करिए। अनिल जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत हो तो बताइए। आप मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अनिल जी पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि शोरूम के मालिक भी हैं बहुत। अपना फोन उठाइए अनिल जी अभी ऑनलाइन और इसमें डालिए सियाज एग्रो, और सियाज एग्रो का एक साल का 52 वीक का हाई और लो देख लीजिए। ये तो दुनिया जानती है कि सियाज एग्रो जो एथेनॉल कंपनी एथेनॉल बनाती है नितिन गडकरी की, उसका 52 वीक का, उसके पहले मत जाइए, सिर्फ एक साल 52 वीक होता है। आप शेयर ट्रेडिंग को समझते हो, उसका लो और हाई, तो लो 240 और हाई 4200।
इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ये तो पढ़े लिखे लोगों की बात है। प्रदीप जी आप भी गूगल खोल लो और मुझे भी 1 सेकंड का मौका दे दो। वो मुझे पता था, लेकिन मुझे आपसे जरा करवा। जी बताइए अनिल गोयल जी, वो चैलेंज कर रहे हैं कि आपके पास में AI भी है, आपके पास व्हाट्सएप भी है, और आप तो बड़े शोरूम के मालिक भी हैं, तो आपको तो सब अपडेट रहते हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैं तो, मेरे पास क्या है क्या नहीं है वो विषय नहीं है जी, लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ इनके पास जो प्रूफ है वो पेश करें। मुझे क्या देखना क्या नहीं देखना, भाई मुझे व्हाट्सएप कर दें। आपके पास कोई प्रूफ हो तो उसको मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं देख लूंगा। वो देखिए दिखा मुझे रहे कोई हैं देखने में दिक्कत नहीं है। अनिल जी, मेरा ये दिखा रही है। है कि हम व्हाट्सएप, आप मुझे ये बताएं कि ये डिबेट व्हाट्सएप डिबेट है या मुद्दों की डिबेट है? जी व्हाट्सएप की डिबेट कर रहे हैं, मुद्दों की डिबेट कर रहे हैं, नहीं, तो मुद्दे पर इसलिए डिबेट इस तरह कर रहे दिखाई हैं। नहीं था रत्ना जी। अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको भी नहीं पढ़ पाओगे। रत्ना जी, अगर जो आप मुझे दिखा रहे हो मैं आपकी तरफ करके दिखा दूं, आप भी नहीं पढ़ पाओगे। ये पढ़ा नहीं जाएगा जो आप कह रहे हो जी। तो निश्चित तौर पर हम व्हाट्सएप डिबेट कर रहे हैं या एक्चुअल डिबेट कर रहे हैं? हम व्हाट्सएप डिबेट पे चलेंगे, एक्चुअल डिबेट पे चलेंगे। व्हाट्सएप डिबेट नहीं है। आप निश्चित तौर पर जो ये बात है व्हाट्सएप पे क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आप आरोप लगाने से पहले पूरी तरह से तथ्यों की जांच करें और उसके बारे में बताएं कि ये आरोप लगा हुआ है। कंपनी कोई भी हो, बिजनेसमैन कोई भी हो, सब अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन सरकार बिजनेसमैनों के हितों में पॉलिसी नहीं बनाती। सरकार की पॉलिसी जनता के हित के लिए होती है। सरकार जो भी काम करती है जनता के हित में काम करती है। सरकार ने किसी भी इंडस्ट्रीज के फेवर में बात करी हो तो आप बताएं, वो उसका हमेशा किसी फैक्ट्री को इंडस्ट्री में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो उसका अपना बिजनेस है। लेकिन सरकार तो जनता के लिए सोचती है, सरकार जनता के लिए काम करती है, सरकार जनता के लिए बनी हुई है। सरकार इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हुई, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार नहीं है। सरकार का काम है जनता की चिंता करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, और उसी समस्याओं का समाधान करने का काम सरकार कर रही है। और सरकार की आज जो बात है कि विकल्प पैदा कैसे हो, आप ईंधन के जो विकल्प हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस। अनिल जी, आपने आपकी बात हो गई, आपने अपनी बात रख ली। जरा नितिन जी के पास चल। नितिन जी, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इसमें कुछ में दम है कुछ में दम नहीं, बात सच है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि E20 की वजह से देश में प्रदूषण कम हो रहा है? भाई 20% पेट्रोल कम लग रहा है ना। गाड़ियों में दिक्कत हो सकती है लेकिन पेट्रोल तो 20% कम लग रहा है ना, उससे प्रदूषण कम हो रहा है, पर्यावरण संरक्षित हो रहा है। इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे? प्रदीप जी सवाल अच्छा उठाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कैलकुलेशन सब लोग जानते हैं। भाई एवरेज कम हो गया, जब 15 का एवरेज 12 में हो जाएगा तो हमें दिल्ली जाना है, तो पेट्रोल बढ़ गया ना। तो बढ़ गया तो जो एक्चुअल पेट्रोल बढ़ गया तो फिर जितना उतना ही पेट्रोल जलेगा तो प्रदूषण उतना ही होगा। आज मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर 40 ग्राम मिलता है प्रोटीन 1 लीटर दूध में, तो हमें अगर 40 ml प्रोटीन चाहिए तो हमें 1 लीटर दूध की जगह 120 लीटर ml दूध लेना पड़ेगा। तो आखिर 1 लीटर का ही तो हमें 40 मिलेगा, बाकी का ये कैसे घुमा के जलेबी बनाने वाली बात है। और प्रदूषण कब हुआ? ठीक है, तो मिला क्या? ठीक है रत्ना जी, लेकिन आप इस बातें तो इत्तेफाक रखेंगी ना कि जो हम एनर्जी बाहर से लाते हैं उसमें 90% एनर्जी हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, और उसमें हमें हजारों करोड़ का डॉलर देना पड़ता है। उसमें तो सरकार में कमी आई है ना, अब हमें कुछ कम डॉलर देने पड़ रहे हैं E20 मिलाने से। मैं पहले तो आपकी इस बात का सवाल और रिकॉर्ड जवाब दूंगी। नीति आयोग ने बताया है कि E20 से पॉल्यूशन में कमी आएगी। ये कुछ कंडीशन पर निर्भर करेगा, इंजन की कैपेबिलिटी और आपके फ्यूल की इफिशियंसी, 2 बातों पर। सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगा, लेकिन उतनी ही मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाएगा, जो कि चावल के जलने के कारण होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज मोर डेंजरस देन कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब प्रदूषण का जो खतरा होगा वो फेफड़ों में ज्यादा गंभीरता से घातक होगा। अब आती हूँ आपके मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, रत्ना पांडे की समय की कमी है। सबसे एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, उसके फिर यहीं से समाप्त। जरा हमारे डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
जरा उनके पास भी चलते हैं। अली सर जी बताइए, आपने पूरी डिबेट सुनी, क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट आपका। देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है कि तमाम बहस से बेहतर है कि सब सॉल्यूशन ढूंढा जाए। जो लोग परेशान हैं उनके लिए कोई सरकार को ऐसा समाधान सोचना चाहिए, क्योंकि अभी किसानों की बात आ रही थी तो मैंने देखा है, आपने देखा है, ज्यादातर किसानों पर पुराने वाहन है यानी 2000 से नीचे वाले वाहन है, तो वो भी कहीं ना कहीं मिस्त्रियों के पास वर्कशॉप पर लेकर के जा रहे हैं अपने वाहन, जो जिसको लेकर की परेशानी है। 2025 से ऊपर वाले वाहन अक्सर उन लोगों ने खरीदे हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं, क्योंकि कारें भी महंगी हुई हैं, लेकिन जिसके पास पुरानी वाहन है वो लेके कहाँ जाए, ये एक बड़ी समस्या है। मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार को मंथन करना होगा। ठीक है, तो पुराने वाहनों वो लेकर के कहाँ जाए, ये अपने आप में बड़ी समस्या है। मोहम्मद यासिर साहब, आपका फाइनल कमेंट। जी सर, बस मेरा फाइनल कमेंट ये है कि थोड़ा सा सलूशन बताइए, क्या करना चाहिए सरकार को, इस बारे में सोचना चाहिए जी। सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा इथेनॉल को थोड़ा सा और एडवांस बनाए जी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, ये मैं सर की बात से बहुत संतुष्ट था कि सर ने एक बात कही थी कि माइलेज गाड़ी का घटा है तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हुआ है, और जब फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ, उनके यहाँ का जो परंपरागत प्रोफेशन है उसके हिसाब से भी बहुत शानदार समझाया कि दूध में अगर पानी मिला देंगे तो प्रोटीन कम हो जाएगा, तो उतना ज्यादा दूध पिलाना पड़ेगा बच्चे को। ठीक कह रहे, चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। जितेंद्र जी, आप अपने आपका फाइनल कमेंट, क्या करना चाहिए सरकार को? निश्चित रूप से देखिए, सरकार को जनता को परेशान करने की बजाय एक बेहतर सोल्यूशन, अगर भाई मैं आपसे पूछ लूं, सरकार की तरफ से प्रवक्ता अनिल भाई बैठे, क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा आंकड़ा आया कि जब से E20 पेट्रोल बढ़ाया गया तो क्या पेट्रोल की कोई खपत कम हो गई है, पेट्रोल की कोई खरीद कम हो गई है? नहीं हुई है। बिल्कुल पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से ये फेक खबर है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इससे किसी भी किसान को ना तो कोई लाभ मिल रहा है, ना गाड़ी के मालिक को कोई लाभ मिल रहा है, बल्कि पेट्रोल माइलेज घटा है तो खर्चे बढ़ गए, और साथ ही जो गाड़ियां खराब हो रही हैं, पुरानी गाड़ियां। और एक सवाल साथ में, और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं तो क्यों 10 साल की पुरानी गाड़ियों को ये लोग बैन कर रहे हैं? यानी कि वक्त में इतने की इजाजत दे रहा, रत्ना पांडे जी। ठीक है रत्ना पांडे जी, 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट कर रहे हैं। ठीक है रत्ना पांडे जी, आपने मुझ पर क्वेश्चन छोड़ा था कि सरकार को कितना फायदा हो रहा है जी। मैं नीति आयोग की रिपोर्ट से दोबारा बताऊंगी, 2024-25 में हमने 185 बिलियन टन क्रूड ऑयल खरीदा था $55 प्रति बैरल से जी। अगर उसी को मान ले आज भी, तो हम सिर्फ 7.5% के फायदे पर सरकार कह रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि सारे क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट टोटल क्रूड ऑयल से केवल 17% बनता है। ठीक है रत्ना जी, समय बस इतना ही है। अनिल गोयल जी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। अनिल गोयल जी। प्रदीप जी, मैं हमेशा एक बात कहूं, सुधार होते हैं, सुधारों में कहीं कोई कमियां रहती हैं, उन कमियों को ठीक करके आगे बढ़ना होता है, ना कि नकारात्मक बात करके माहौल खराब करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तौर पर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि समस्याएं, अगर कोई भी चीज़ आगे बढ़ाई जाती है तो उसमें समस्या होती है, और समस्या का समाधान के लिए आगे काम किया जाता है, और वो भी आगे देखेंगे इसका समाधान कैसे निकलेगा। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो बहुत मौजूद सवाल है। सवाल ये है कि हम जब पेट्रोल भरवाते हैं, हमारा माइलेज इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हम उसमें 80% ही पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है। उस 20% का कोई कमाल नहीं हो रहा है। हमको जितना माइलेज, हमारी गाड़ी जितनी चलती थी पहले, अगर हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती थी तो अब 15 किलोमीटर ही चल रही है, और हमको पेट्रोल और ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है। तो हमारा एक तो जेब खर्च पर ज़्यादा हो रहा है, हमारी जेब की कटौती ज़्यादा हो रही है। दूसरी बड़ी बात है कि हमारी गाड़ियों की जो रख रखाव है उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि हमारे जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, संरक्षित हो रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है, और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी उसमें कम हो रहा है। लेकिन तीसरा सवाल ये कि जो नितिन गडकरी पर सवाल उठाया जा रहा है कि उनके बेटों की कंपनी रातों रात कैसे इतना बढ़ गई, इसका, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार को आगे आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, जिससे जनता संतुष्ट हो और वो फिर अपना काम
कर सके और इसमें धरना प्रदर्शन बंद कर सके। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। E20